ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಂತಹ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಭಾಷಣ ಕೇಳುವ ಸಮಯ ಇದೀಗ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ. भारत माता की, भारत माता की। ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾಡ ಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ, महात्मा बसवेश्वर, शरण मादार चिन्नैया, वीर रानी कित्तूर चिन्नम्मा, संगोली रायण्ण सुफीशन शिशुनाल शरीफ, सर एम विश्वेश्वरಯ್ಯ ಅವರಂತಹ ಮಹಾಪುರುಷ ನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕ. नव कर्नाटक निर्माण कर ली, परिवर्तन माड़ी, बीजेपी ಗೆಲ್ಲಿಸಿ. मंच पर विराजमान कर्नाटक की आशा के केंद्र और हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान बीएस येदियुरप्पा जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान अनंत कुमार जी, श्रीमान डीवी सदानंद गौड़ा जी, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, यहां के वरिष्ठ नेता श्रीमान एसएम कृष्णा जी, विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान जगदीश शेट्टर जी, कर्नाटक विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष मेरे पुराने साथी श्रीमान ईश्वरप्पा जी, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी श्रीमान रमेश जी, श्रीमान अनंत कुमार हेगड़े जी, श्रीमान श्रीनिवास प्रसाद जी, आर अशोक, बी रामलू, अरविंद लिंबावली, सांसद श्रीमान पीसी मोहन, प्रदेश महासचिव भाई सीटी रवि, सांसद श्रीमान जीएम सिद्धेश्वर जी, श्रीमान एन रवि कुमार, संसद में हमारे साथी शोभा जी, विधायक गोविंद जी, संसद के मेरे साथी प्रहलाद जोशी जी, श्रीमान सीएम उदासी जी, संसद के मेरे साथी नलिन कुमार कटील जी, मैं चारों तरफ देख रहा हूं, मैं कर्नाटक पहले भी आया हूं, ऐसा दृश्य देखने का सौभाग्य पहले नहीं मिला।
और पूरा देश देख रहा है हवा का रुख क्या है। साथियों, बेंगलुरु अपनी 480वीं वर्षगांठ और कर्नाटक की गौरवपूर्ण राजधानी होने का उत्सव मना रहा है। ये भूमि भारत का गौरव है। बेंगलुरु में, कर्नाटक में अध्यात्म की महान संस्थाएं सृजित हुई हैं, जिन्होंने देश को मार्गदर्शन किया। आप लोगों का ये उत्साह, हर तरफ ये केसरिया लहर, ये बता रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार का जाने का काउंटडाउन अब शुरू हो गया है। कर्नाटक में कांग्रेस इस समय एग्जिट गेट पर खड़ी है और मैं देख रहा हूं कर्नाटक ने ठान लिया है कि कर्नाटक को कांग्रेस मुक्त करके ही रहेंगे। कांग्रेस के कल्चर से मुक्त करेंगे। समाज में, सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में, अपने देश में कांग्रेस ने ऐसी तबाही की है, अब इस कल्चर की देश को जरूरत नहीं है। आपके आशीर्वाद से अब कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत दूर नहीं है। सबका साथ, सबका विकास के सिद्धांत पर चलते हुए कर्नाटक की बीजेपी सरकार राज्य के विकास को गति देगी, राज्य को प्रगति के पथ पर ले जाएगी, राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगी। कर्नाटक में 21वीं शताब्दी के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ग्लोबल बेंचमार्क वाला इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मेट्रो, अच्छी सड़कें, रेलवे की सुविधा, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की सुविधाएं, बेहतर सुविधाएं हो, इस लक्ष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटक की जनता को समर्पित होगी। भाइयों और बहनों, जिसके पास साधन होते हैं, संसाधन होते हैं, जो संपन्न होते हैं, ऐसे अमीर लोगों के लिए सुविधाएं जुटाना बहुत आसान होता है। लेकिन जो अमीर नहीं है, उसकी तो पूरी जिंदगी रोजमर्रा की चीजें जुटाने में चली जाती है। और इसलिए हमारी सरकार गरीब की, मध्यम वर्ग की जिंदगी आसान बनाने, ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। इन योजनाओं से कर्नाटक के लोगों को भी बहुत बड़ा फायदा पहुंचा है। और मैं ये भी बता दूं, अगर अनुकूल सरकार होती तो ये फायदा अनेक गुना ज्यादा पहुंचता। रुकावटें नहीं आती। जनधन योजना के तहत
कर्नाटक में 1,16,00,000 से ज्यादा गरीबों और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों के बैंक के खाते खोले गए और पहली बार मेरे देश के इस वर्ग ने बैंक के दरवाजे देखे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत यहां के नौजवानों के उन नौजवानों के लिए 1 करोड़ से ज्यादा, ये बहुत बड़ी राशि है, 1 करोड़ से ज्यादा लोन स्वीकृत किए गए हैं। सिर्फ 1 रुपये महीना और 90 पैसे प्रतिदिन के 2 बीमा हमने प्रस्तुत किए और उस प्रीमियम वाली योजना से, बीमा योजना के तहत भी कर्नाटक के लगभग 1 करोड़ गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को इस बीमा योजना से जोड़ा गया। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत राज्य की लगभग 8.5 लाख महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत कर्नाटक में 34 लाख से ज्यादा शौचालय बनवाए गए हैं। मिशन इंद्रधनुष के तहत राज्य के करीब 9 लाख बच्चों और 1.5 लाख से ज्यादा महिलाओं का टीकाकरण किया गया है। भाइयों बहनों, ये टीकाकरण सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट का हिसाब नहीं है, ये टीकाकरण किससे उसकी पूरी जिंदगी को एक सुरक्षा देने का, स्वास्थ्य सुरक्षा देने का एक प्रामाणिक प्रयास है। कुछ महीनों पहले केंद्र सरकार ने देश के हर घर को बिजली कनेक्शन से जोड़ने के लिए सौभाग्य योजना शुरू की है। इस योजना के तहत कर्नाटक के 7 लाख घरों में मुफ्त में बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा। आप सोचिए, अगर एक दिन बेंगलुरु में बिजली न आए तो कैसा हाहाकार मच जाएगा। लेकिन कर्नाटक में ऐसे 7 लाख और पूरे देश में ऐसे 4 करोड़ घर है जो आजादी के इतने वर्षों के बाद भी अंधेरे की जिंदगी जी रहे हैं, 18वीं शताब्दी की जिंदगी जी रहे हैं। इन घरों में बिजली कनेक्शन से घरों में रोशनी नहीं होगी, सिर्फ रोशनी नहीं होगी बल्कि लोगों का जीवन भी रोशन होगा। इस विश्वास के साथ भारत सरकार आगे बढ़ रही है। ऐसे अनेक योजनाएं, ऐसी अनेक कोशिशों के माध्यम से केंद्र सरकार देश के दूर दराज के इलाके में भी रहने वाले गरीबों के जीवन के से, मध्यम वर्ग के जीवन से परेशानी कम करने के लिए अनेक उपाय कर रही है। साथियों, लेकिन कुछ लोग देश हित के बजाय खुद के हित की चिंता करते हैं, अपने दल के हित को ही प्रमुखता देते हैं। यहां कर्नाटक के लोग पिछले 4.5 वर्षों से देख रहे हैं कि कैसे सिर्फ और सिर्फ
खुद का हित साधने के लिए यहां पर कांग्रेस ने सरकार चलाई है, मुख्यमंत्री ने कारोबार किया। यही वजह है कि पिछले 3-3.5 वर्षों में जो राशि केंद्र की तरफ से कर्नाटक को मिली, उसका भी पूरा लाभ यहां के लोगों तक नहीं पहुंचा है। भाइयों और बहनों, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब कर्नाटक को, और ये बात लोगों को पहुंचाइए, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब कर्नाटक को 73,000 करोड़ रुपए मिलते थे। लेकिन जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कर्नाटक को 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मिलना तय हुआ। यानी करीब करीब 180% की वृद्धि हुई, बढ़ोतरी हुई। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार कर्नाटक को अन्य योजनाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, ग्रामीण सड़क, गरीबों के घर के लिए भी आर्थिक मदद दे रही है। और ये राशि इसके अलावा करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। लेकिन भाइयों और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कर्नाटक में आपको इस राशि का सही इस्तेमाल हुआ हो, ऐसा कहीं पर भी नजर आता है? क्या केंद्र से ज्यादा पैसे मिलने के बावजूद कर्नाटक में कोई पॉजिटिव भाव आपको नजर आता है? साथियों, कर्नाटक को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए आवश्यक है कि यहां की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले फैसले लिए जाए और यहां के लोगों की जरूरत के हिसाब से कार्य किए जाए। बेंगलुरु के लोगों की एक बड़ी परेशानी की बात करूं तो उसके समाधान की शुरुआत हाल में प्रस्तुत की एक बजट में हो चुकी है। भाइयों और बहनों, बहुत जल्द बेंगलुरु में 17,000 करोड़ रुपयों की 17,000 करोड़ रुपए की लागत से 160 किलोमीटर लंबे सबअर्बन रेलवे नेटवर्क पर काम शुरू हो जाएगा। और हमारे रेल मंत्री यहां बैठे हैं। 17,000 करोड़ रुपया ये नए सबअर्बन नेटवर्क में 28 स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। इससे शहर के 15 लाख कम्यूटर्स को फायदा होगा। शहर के लोगों को जाम से होने वाली परेशानी तो कम होगी ही, यहां के पर्यावरण की भी रक्षा होगी। इस समय अकेले कर्नाटक में कोई भी कर्नाटकवासी भारत सरकार पर, बीजेपी सरकार पर गर्व कर सकता है। अकेले कर्नाटक में 82,000 करोड़ रुपए की लागत राशि से 44 बड़े प्रोजेक्टों पर काम चल रहा है। इनमें से 33 प्रोजेक्ट रेलवे और रोड के ही हैं। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े इतने ज्यादा प्रोजेक्टों पर केंद्र का ये निवेश बताता है कि हम कर्नाटक में नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को
महत्व देते हैं, हमारे लिए ये प्राथमिकता की बात है। यूपीए सरकार के कार्यकाल में 4 सालों में, उनके आखिरी 4 सालों का मैं हिसाब देता हूं, 4 सालों में जहां 950 किलोमीटर, 1000 भी नहीं, 950 किलोमीटर, 950 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण कर्नाटक में हुआ था, वहीं इस सरकार में के 3.5 वर्षों में, उनसे 6 महीना कम, लगभग 1600 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण किया जा चुका है। 4 साल में 950 और 3.5 साल में 1600। कर्नाटक की चिंता किसके दिल में है, ये कर्नाटक के लोग भली भांति समझ सकते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे काम करने की स्पीड कितनी ज्यादा है। यूपीए सरकार के 4 साल में कर्नाटक में सिर्फ 38 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बिछी और 105 किलोमीटर रेलवे लाइन का दोहरीकरण हुआ। हमारी सरकार ने 3-3.5 साल में 200 किलोमीटर से ज्यादा नई रेल लाइन बिछाई, उसका दोहरीकरण हुआ। लाखों करोड़ रुपयों की ये योजनाएं अपने साथ रोजगार के भी नए अवसर लेकर के आती है। भाइयों और बहनों, नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास पूरे देश के ट्रांसपोर्ट सेक्टर को एक बहुत बड़ी मजबूती देगा और इसलिए इस वर्ष के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर किए जाने वाले खर्च में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने इस वर्ष देश भर में 9,000 किलोमीटर से ज्यादा नेशनल हाईवे बनाने का लक्ष्य रखा है। भारतमाला परियोजना के तहत 5,35,000 करोड़ रुपयों की लागत राशि से 35,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। सरकार देश के 600 बड़े रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण कर रही काम हाथ में ले रही है। इसके अलावा उड़ान योजना के तहत 56 नए एयरपोर्ट और 31 हेलीपैड का काम भी शुरू किया जाएगा। और मेरा एक सपना है, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफर कर सके, इतनी सस्ती हवाई सफर बने। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म उस नीति पर चलते हुए काम कर रही है। हम छोटी छोटी मुश्किलों को पकड़कर उन्हें सुलझाते हैं। व्यवस्था में, अपनी नीतियों में, काम करने की गति में, प्रायोरिटी में हम परिवर्तन लाते हैं। आप लोगों को पता है कि पहले की सरकारों में देश के किसानों को किस तरह यूरिया के लिए लाठियां खानी पड़ती थी, रात रात जागना पड़ता था। किसान को फसलों की बीमा कराने के लिए ज्यादा प्रीमियम देना पड़ता था। अपनी फसल बेचने के लिए यहां वहां दौड़ना पड़ता था। कितनी ही परेशानियां थी किसान की जिंदगी में।
हमारी सरकार ने एक एक परेशानी को दूर करने के लिए संवेदनशीलता के साथ किसानों की जरूरत के मुताबिक कदम उठाए। किसानों को संकट से बचाने के लिए हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की। अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना शुरू की। अब आप देखिए, एक तरफ भारत सरकार प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में अरबों रुपया खर्च करती हो, और जैसा अभी येदियुरप्पा जी ने कहा कि वो मुख्यमंत्री बनने के बाद 1 लाख करोड़ रुपया कृषि सिंचाई के लिए देंगे। अब बताइए, दिल्ली सरकार और कर्नाटक सरकार दोनों की ताकत मिल जाएगी तो हमारे देश के किसान के खेत में पानी पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? हमारा किसान मिट्टी में से सोना पैदा करेगा कि नहीं करेगा? भाइयों बहनों, आज कहीं से भी देश में यूरिया की किल्लत की खबर नहीं आती है। हमने उसके लिए नीतियों में बदलाव किया, यूरिया की 100% निम कोटिंग की, और ये डिपार्टमेंट इसी शहर का संतान हमारा आनंद कुमार संभालता है। किसानों को 11 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड बांटे। ऐसे अनेक कार्यों की वजह से देश का किसान और सशक्त हुआ है, और उसी का नतीजा है कि देश में अनाज और फल सब्जियों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। इस बजट में सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसल की सही कीमत से एक बहुत बड़ा अहम फैसला हमने लिया, और उसके दूरगामी परिणाम किसानों की भलाई के लिए होने वाले हैं। सरकार ने तय किया है कि विभिन्न कृषि उत्पादों पर किसानों को जो लागत मूल्य होता है, जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होती है, उसका 1.5 गुना, कम से कम 1.5 गुना राशि एमएसपी के रूप में दी जाएगी। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है, और ये किसानों तक पहुंचे, किसानों को संतोष हो, उस प्रकार से मिले, इसके लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर के इस काम को लागू किया जाएगा। और अगर किसान का बेटा येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बनेंगे तो मैं मानता हूं कर्नाटक में ये योजना सबसे ज्यादा सफल होगी। ये मुझे विश्वास है, क्योंकि येदियुरप्पा के दिल में किसान के प्रति क्या लगाव है। सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी का पूरा लाभ किसानों को मिले, इसके लिए भी केंद्र सरकार दिन रात काम कर रही है। किसानों को फसल की उचित कीमत दिलाने के लिए ग्रामीण रिटेल एग्रीकल्चर मार्केट विकसित करने की योजना भी बनाई गई है। देश में 22,000 से ज्यादा ग्रामीण हाटों के विकास और 580 से ज्यादा बड़ी कृषि मंडियों के ऑनलाइन जुड़ने से किसानों को फसल बेचने में आसानी होगी और उन्हें फसल की सही कीमत भी मिलेगी। फल और सब्जियां पैदा करने वाले किसान भी हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी में है। और जब मैं टॉप कहता हूं तब हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाइए 3 सब्जियां जरूर नजर आएगी।
टोमेटो, ओनियन, पोटैटो। और इसलिए मैं कहता हूं टॉप प्रायोरिटी। टोमेटो का टी, ओनियन का ओ, पोटैटो का पी, TOP, टॉप प्रायोरिटी। ऐसे पैदावार करने वाले किसानों को ध्यान में रखते हुए इस बजट में ऑपरेशन ग्रीन्स की घोषणा की गई है। जैसे दूध देश में दूध के क्षेत्र में अमूल एक मॉडल बहुत कामयाब रहा, लाखों किसानों की आय बढ़ाने वाला रहा, वैसे ही ऑपरेशन ग्रीन्स भी टमाटर, आलू, प्याज समेत सभी सब्जी उगाने वाले किसानों के लिए, फल फूल उगाने वाले किसानों के लिए एक एश्योर्ड व्यवस्था देगा और लाभकारी रहेगा। सरकार ने इस बजट में एक और बड़ा फैसला लिया है। भाइयों और बहनों, सभी प्रकार के फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी भी शामिल है और जो किसान मिलकर के बनाते हैं, उन्हें कोऑपरेटिव को जैसा बेनिफिट मिलता है उसी तरह इन संस्थाओं को भी इनकम टैक्स माफ कर देने का इस बजट में हमने बहुत बड़ा फैसला किया है। भाइयों और बहनों, ईश्वर गांव और कृषि के क्षेत्र में लगभग 14.5 लाख करोड़ रुपए का, 14.5 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड आवंटन किया गया है गांव और किसान के विकास के लिए। 51 लाख नए घर, 3 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा ग्रामीण सड़कें, करीब करीब 2 करोड़ से ज्यादा शौचालय, 2.25 करोड़ घरों में बिजली का कनेक्शन, इसका सीधा लाभ देश के दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित आदिवासी भाई बहनों को मिलेगा। गांव में सुविधा बढ़ेगी तो गांवों से होने वाला पलायन भी कम होगा और शहरों पर दबाव भी कम होगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या किसानों के प्रति ऐसी संवेदनशीलता यहां की कांग्रेस सरकार ने दिखाई है क्या? केंद्र में रही पहले की कांग्रेस सरकारों ने कभी दिखाई है क्या? भाइयों बहनों, देश भली भांति जानता है कि उन्होंने देश और राज्य कैसे चलाया है। आप तो सभी भी जानते हैं पूरी तरह, कर्नाटक में सूखे के दौरान राज्य सरकार का रवैया कैसा रहा, इसी से पता चलता है कि कांग्रेस सरकार किसानों के हितों के लिए कितनी गंभीर है। भाइयों और बहनों, देश के मध्यम वर्ग से आ रहे युवाओं की एस्पिरेशन देश के विकास के लिए इसका महत्व है। और ये मध्यम वर्गीय परिवारों से जो हुआ है, उनके एस्पिरेशन, उनका काम करने का जज्बा, मैं समझता हूं देश को एक नई ताकत देता है। और इसलिए हमारी सरकार ने स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं का पूरे देश में क्रम चलाया है। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनाकर और उन्हें टैक्स में छूट देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसका सीधा सीधा लाभ मध्यम वर्ग का नौजवान प्राप्त करेगा। और हम भली भांति जानते हैं, मध्यम वर्ग के बैकग्राउंड वाला नौजवान जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनना चाहता है। वो अपने दम पर कुछ करना चाहता है, लेकिन अपना काम शुरू करने के लिए पहले जब वो बैंक के पास कर्ज लेने जाता था
तो उससे बैंक वाले गारंटी मांगते थे। अब उतनी व्यवस्था होती तो आपके पास आता क्यों? भाइयों बहनों, इस समस्या का हमने समाधान किया। मुद्रा योजना के तहत हमारी सरकार ने स्वरोजगार के लिए बैंक गारंटी देने की बाध्यता को ही खत्म कर दिया। इस योजना ने पिछले 3 वर्षों में देश को 3 करोड़ नए एंटरप्रेन्योर दिए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना काम शुरू किया है, जो स्वरोजगार कर रहे हैं और किसी न किसी को रोजगार दे रहे हैं। इस वर्ष के बजट में सरकार ने मुद्रा योजना के द्वारा लोगों को स्वरोजगार के लिए 3 लाख करोड़ रुपए कर्ज देने का लक्ष्य रखा है। आप कल्पना कर सकते हैं, मध्यम वर्गीय नौजवानों के हाथ में 3 लाख करोड़ रुपया जब आएगा, वो देश को कहां से कहां ले जाएंगे, मैं इस बात को भली भांति समझता हूं। बजट में देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई सेक्टर को भी इस बजट में टैक्स में बड़ी राहत दी गई है। जिन कंपनियों का टर्नओवर 250 करोड़ से कम है, उनके लिए इनकम टैक्स की दर को घटाकर अब 25% कर दिया गया है, 5% कम कर दिया गया है। और सरकार ने दूसरी तरफ मेक इन इंडिया का मूवमेंट चलाते हुए डिफेंस प्रोडक्शन भारत में उसके लिए जो पॉलिसी बनाई है, वो भी देश के छोटे छोटे उद्यमों को बहुत बड़ा फायदा पहुंचाएगी। सरकार के ये प्रयास मेक इन इंडिया को भी बल देंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, नए उद्यमकारों को प्रोत्साहन देंगे। और हम भली भांति जानते हैं कि हमारे देश का एमएसएमई सेक्टर प्रमुखतः मध्यम वर्ग के लोगों के पास, उच्च मध्यम वर्ग के लोगों के से जुड़ा हुआ है। इससे इन वर्गों को भी एक विशेष लाभ होने वाला है। लेकिन कर्नाटक में एक तरफ देश, भारत सरकार, बीजेपी की सरकार देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है, ये कर्नाटक में यहां ऐसी सरकार बैठी है, यहां उल्टी गंगा बह रही है। आधुनिक इकोसिस्टम तो दूर की बात है, यहां कानून के राज से ज्यादा अपराधियों का राज नजर आता है। बेंगलुरु में भी किस तरह अपराधी तत्व सामान्य नागरिक की जिंदगी को परेशान कर रहे हैं, यह आप लोगों ने खुद ने महसूस किया है। पूरी दुनिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की चर्चा होती है, उस दिशा में प्रयास होते हैं। हमारी सरकार एक कदम आगे बढ़कर के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग की बात कर रही है। लेकिन कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के रहते यहां ईज ऑफ डूइंग मर्डर की चर्चा होती है। स्थिति यह है कि कर्नाटक सरकार का राजनीतिक विरोध करना भी जान जोखिम में डालने के बराबर हो गया। विरोध करने वाले को विरोध की कीमत अपनी जान देकर के चुकानी पड़े, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। उस राज्य सरकार के लिए भी ये शर्मनाक बात है। जिस तरह से कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं की लगातार हत्याएं हो रही है, मैं कर्नाटक की जनता से कहूंगा, इन नौजवानों की हत्याओं को समाज जीवन के
फैब्रिक को गहरी चोट पहुंचाई और इस चोट का जवाब वोट से देना है। यहां की सरकार को उखाड़ के फेंक देना है। साथियों, कर्नाटक अपराध मुक्त होने के साथ साथ भ्रष्टाचार मुक्त होने का भी समय आ गया है। कांग्रेस मुक्त कर्नाटक का सपना सच होने में अब बहुत समय नहीं बचा है। कांग्रेस मुक्त कर्नाटक का अर्थ है भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, वंशवाद, बांटो और राज करो विभाजन की राजनीति, ये सारी सोच से कर्नाटक को मुक्त करना। भाइयों और बहनों, कर्नाटक की सरकार भ्रष्टाचार में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। तमाम योजनाओं, सरकारी अभियान में कमीशन खोरी की खबरें ये रोजमर्रा का हिसाब है। यहां कभी 250 करोड़ तो कभी 2500 करोड़। मुझे बताया गया कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की पहचान 10% सरकार 10% की तरह होती है और 10% का चढ़ावा दिए बिना यहां कोई काम संभव नहीं होता है। ये 10% की कटकी अगर ये किसी सरकार की पहचान बन जाए तो सामान्य मानव का उस पर भरोसा कैसे होगा। स्थिति ये है कि राज्य के 2 कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के एक बड़े नेता के यहां छापे पड़ चुके हैं। कांग्रेस के कई नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। कई मंत्री बेनामी संपत्ति के आरोप से गिरे हुए हैं। बिल्डर माफिया, झील माफिया, ट्रांसफर माफिया, सैंड माफिया, अनगिनत ऐसे माफिया, इनका खुला खेल आज कर्नाटक में चल रहा है, नंगा नाच चल रहा है। बेंगलुरु के लोगों ने तो खुद देखा कि कैसे स्टील ब्रिज के निर्माण के लिए कर्नाटक में बड़े बड़े लोगों के द्वारा बड़ी बड़ी साजिश रची गई। ये तो बेंगलुरु के लोगों को उनका गुस्सा, बीजेपी का विरोध का असर था कि कांग्रेस सरकार को अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा, वरना स्टील ब्रिज के नाम पर कुछ लोग करोड़ों रुपयों का खेल खेलना चाह रहे थे। कर्नाटक के लोग ऐसे हैं, भाइयों बहनों, पूरा देश कर्नाटक के लोगों पे गर्व करता है। कर्नाटक के लोग ऐसे हैं जो देश के विकास को भी गति दे रहे हैं, देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। कल ही आपने देखा होगा कि कैसे हमारी अंडर 19 क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता और भाइयों बहनों, हर हिंदुस्तानी को इस बात का गौरव है कि अंडर 19 की टीम ने जो करतब दिखाया है उसके पीछे इसी धरती के सपूत टीम के कोच राहुल द्रविड़ की मेहनत भी प्रशंसा कम नहीं होगी। यह कर्नाटक की संस्कृति है जो निस्वार्थ भाव से काम करना सिखाती है, दूसरों के लिए जीना सिखाती है। लेकिन आज यहां ऐसी सरकार है जो कर्नाटक के लोगों की पूरी मेहनत पर पानी फेर रही है। कांग्रेस सरकार ने अपनी पार्टी की परंपरा पर चलते हुए सिर्फ अपना और अपने लोगों का भला किया है।
बाकी कर्नाटक के लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, इससे कांग्रेस सरकार को कोई लेना देना नहीं है। भाइयों और बहनों, केंद्र सरकार 2022 तक 2022 आजादी के 75 साल हमारा सपना है हर गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के हर व्यक्ति को घर देने के लक्ष्य लेकर के हम काम कर रहे हैं। और इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर बनवाए जा रहे हैं। सरकार घर निर्माण के लिए ब्याज दरों में छूट भी दे रही है, लेकिन कर्नाटक सरकार ऐसे विषय पर भी गंभीर नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत कर्नाटक के लिए अब तक 3,36,000 घरों को स्वीकृति दी गई। 3,36,000 घरों को स्वीकृति दी गई, लेकिन इसमें से अब तक सिर्फ भाइयों बहनों कर्नाटक के लोग एक आंकड़ा सुन करके ऐसी सरकार को निकाल देना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ 38,000 घर के वो कर पाए हैं। अभी भी करीब करीब 2 लाख स्वीकृत घरों के लिए तो काम भी शुरू नहीं किया है। आप मुझे बताइए, क्या गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए संवेदनशील कोई सरकार ऐसी लापरवाही कर सकती है क्या? कभी नहीं कर सकती। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन को लेकर भी कर्नाटक सरकार उदासीन है। और मैं जानता हूं कर्नाटक के शहरों में इतने नए नौजवान एनजीओ के रूप में स्वच्छता में काम करते हैं, डेडिकेटेड हैं, पढ़े लिखे सब लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद यहां की सरकार उदासीन है। शहरी इलाके में लगभग 3.5 लाख व्यक्तिगत टॉयलेट बनाए जाने थे, वहां केवल 1,32,000 शौचालय का ही निर्माण किया गया है। यानी सिर्फ 30 to 40% ही काम हुआ है। भाइयों और बहनों, केंद्र सरकार ने कर्नाटक को स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के लिए 247 करोड़ रुपए रिलीज किए थे। इसका 70 करोड़ 70 करोड़ अब तक खर्च भी नहीं कर पाए। एक तरफ तो शहर को स्वच्छ करने के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं, वहीं केंद्र ने जो पैसा भेजा है उसे ये सरकार खर्च भी नहीं कर पा रही है। और कांग्रेस को, कर्नाटक की जनता को, बेंगलुरु की जनता को इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। इसी तरह स्मार्ट सिटी मिशन के तहत राज्य सरकार को 836 करोड़ रुपए रिलीज किए गए, लेकिन कांग्रेस सरकार सिर्फ 836 करोड़ में से सिर्फ 143 करोड़ रुपए का ही काम अभी तक आरंभ कर पाई है। अब भी स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कर्नाटक सरकार को दिए गए 309 करोड़ रुपया राज्य सरकार की तिजोरी में सड़ रहे हैं। कांग्रेस की प्राथमिकता में गरीब और मध्यम वर्ग का स्वाद भी कहीं नजर नहीं आता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना केंद्र द्वारा दिए गए करीब करीब 100 करोड़ रुपए भी कर्नाटक सरकार खर्च नहीं कर पाई है। एक अहम तथ्य यह भी है कि दक्षिण भारतीय राज्यों में पब्लिक हेल्थ पर अगर किसी राज्य सरकार का सबसे कम खर्च किया है तो उस राज्य का नाम कर्नाटक है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार है। इस साल के बजट ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। आयुष्मान भारत योजना
दुनिया में अपनी तरह की सबसे बड़ी योजना हमारे देश के गरीबों की, निम्न मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी चिंता होती है कि अगर वो बीमार पड़ गया या उसे कुछ ऐसा हो गया जिसके इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़े, तो सबसे पहले वो यही सोचता है कि इलाज के पैसे कहां से आएंगे। अगर अस्पताल में भर्ती होने के लिए किसी तरह इलाज के पैसे का इंतजाम हो भी जाता है, तो अस्पताल में गुजरने वाला हर दिन उसके लिए नई चिंता बनकर के आता है। इलाज की मजबूरी में फंसा परिवार कहीं से भी पैसा का इंतजाम करता है और अक्सर सूदखोरों के जाल में फंस जाता है और अधिक पैसे की आवश्यकता होने पर घर के सामान बिकते हैं, जमीन, जानवर, धन, दौलत सब कुछ बिक जाता है। देश के ऐसे 10 करोड़ परिवार यानी करीब करीब 40 से 50 करोड़ नागरिक को केंद्र सरकार अब हेल्थ एश्योरेंस दे रही है। सरकारी खर्च से शुरू हुई ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। गंभीर बीमारी के इलाज के समय सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का हेल्थ एश्योरेंस दिया जाएगा। उस परिवार उपचार के लिए 5 लाख रुपया तक खर्चा करेगी तो 5 लाख रुपया तक का खर्चा भारत सरकार देगी। भाई और बहनों, ये सरकार टुकड़ों टुकड़ों में नहीं बल्कि समग्रता में काम करती है। देश की स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार के लिए भाजपा के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार ने व्यापक स्तर पर काम किया। नए एम्स का गठन हो, देश भर के मेडिकल कॉलेजों का आधुनिकीकरण हो, 13,000 से ज्यादा एमबीबीएस की नई सीटें जोड़ी गई हो, 6 से 7,000 से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट की नई सीटें जोड़ी गई हो और अब इस बजट में 1.5 लाख वेलनेस सेंटर, 1.5 लाख पंचायतों में वेलनेस सेंटर और 24 नए मेडिकल कॉलेज का भी हमने बजट में ऐलान किया है। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से देश की स्वास्थ्य सेवा और विकसित होगी और मजबूत होगी और दूर दराज के इलाके में रहने वाले गरीबों की जिंदगी भी आसान बनाएगी। इस योजना के माध्यम से सरकार गरीबों के प्रीमियम का पैसा अपनी तरफ से देगी और इलाज के दौरान खर्च हुई बाकी राशि बीमा कंपनियों के द्वारा आ जाएगी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि जिन लगभग 10 करोड़ गरीब परिवारों या लगभग 50 करोड़ गरीब नागरिकों को इस योजना का लाभ मिलेगा, वो पहले से ही चिन्हित किए जा चुके हैं। जब देश के गरीब को समय पर इलाज मिलेगा, गंभीर बीमारी का बेहतर इलाज मिलेगा, तो बार बार बीमार पड़ने का उसका भी सिलसिला भी रुकेगा। नए अस्पताल बनेंगे, गरीब और मध्यम वर्ग के लाखों बेटे बेटियों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। कम बीमारी, बेहतर स्वास्थ्य का सीधा और सकारात्मक असर देश के विकास पर पड़ेगा, देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथियों, जब केंद्र में एनडीए की सरकार को कर्नाटक में बीजेपी की सरकार का साथ मिलेगा तो उसकी योजनाओं की गति और बढ़ेगी। यहां कर्नाटक में डबल ताकत के साथ विकास होगा। बीजेपी की सरकार का मतलब है सिर्फ और सिर्फ विकास और कांग्रेस सरकार का मतलब है भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, जातिवाद, वंशवाद। हाल ही में कांग्रेस ने तुष्टीकरण की अपनी राजनीति का एक और परिचय दिया। हमारी सरकार मुस्लिम समाज की बहन बेटियों को उनका हक दिलाने के लिए संसद में 3 तलाक पर बिल लेकर के आए हैं। लेकिन कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति एक बार फिर मुस्लिम महिलाओं के सामने आकर खड़ी हो गई, उनके हक को छीनने के लिए खड़े हो गए। कांग्रेस
3 तलाक से जुड़े बिल को लटकाने का प्रयास कर रही है। इतना ही नहीं, ओबीसी के लोग वर्षों से ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा मिले इसकी मांग कर रहे थे। 3 दशक से लटकाए रखा। जब हम उसका बिल लाए तो ये कांग्रेस उसको भी पार्लियामेंट में लटका करके बैठी है। भाइयों और बहनों, हम देश को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए सबको साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे देश में साधन, संसाधन और सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है। न्यू इंडिया के लिए हम सभी ने मिलकर जो संकल्प लिया है उसे कर्नाटक में बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और बल मिलेगा। भाइयों बहनों, कर्नाटक दल्ली कांग्रेस एनवरू ಹರಡಿವರು ಕೇಸರಿ ನಿಂದಲೇ ನೂರಾರು ಕಮಲ್ಗ ಅರಗಲಿವೆ ಬಿಜೆಪಿಯು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಜಯ ಗೆಲ್ಲಿಸಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ। एक बार फिर बेंगलुरु के लोगों का, कर्नाटक के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबने इतना परिश्रम किया, 85 दिन की यात्रा, कर्नाटक का कोने कोना का छान मारा। ये आप सब नए कर्नाटक के निर्माता है। आप सब न्यू इंडिया को बनाने के लिए न्यू कर्नाटक बना करके देश को नई ऊंचाई पर ले जाने वाले लोग हैं। ये आपके इस परिश्रम को नमन करता हूं, आपके पुरुषार्थ को नमन करता हूं, आपकी इस प्रतिबद्धता को नमन करता हूं। और मुझे विश्वास है कर्नाटक की भलाई को लेकर के ईमानदारी के साथ आप निकल पड़े हैं। विजय आपका इंतजार कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की। ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ಅಮರನಾಥ್ ಸಾಲಿಮಠ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಚಿತ್ರವನ್ನು